बाजार बोलता है इसमें एफ का डेटा देख लेते हैं, ग्लोबल इंडिसेस का हाल और टॉप गेनर्स और लूजर्स। तो पहले एफ का डेटा उसमें देख लेते हैं कि किस तरह का रुझान देखने के लिए मिला फ्राइडे के सत्र में। तो फ्राइडे के सत्र में एफ ने थर्सडे वाली पोजीशन तो काटी ही काटी, बल्कि ज़्यादा, और फ्राइडे को एक्स्ट्रा ही काट दी, क्योंकि थर्सडे को तो वो 1500 करोड़ के करीब की बाइंग कर ले गए थे, लेकिन फ्राइडे को 4200 करोड़ रुपए की सेलिंग कर डाली। डीआईज अब थोड़े हल्के हाथ से बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं, थर्सडे को भी फ्राइडे को भी 820 पॉइंट की ही 820 करोड़ की ही उन्होंने बाइंग की है। एक बार देख लेते हैं आज ग्लोबल इंडिसेस किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिकन मार्केट किस तरह से क्लोज हुए फ्राइडे के सेशन में। तो अमेरिकन मार्केट तो ठीक ठाक क्लोज हुए, 340 पॉइंट बढ़कर डाउ जोन्स बंद हुआ। लेकिन आज जो प्रॉब्लम चल रही है वो जापान के मार्केट में चल रही है, जहां पर कि 1.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। हालांकि कोस्पी सहारा दे रहा है करीब 0.25%। चाइना फ्लैट है विद अ नेगेटिव बायस। गेनर्स और लूजर्स एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जिनमें की स्ट्रेंथ बन रही है। तो आईटीआई यहाँ पर लगातार कई सत्रों से स्ट्रेंथ बनती हुई, और अभी आज काउंटर 17% ऊपर है। KYOCL करीब 11%, ईज माई ट्रिप करीब 6.5%, एजीज लॉजिस्टिक्स और सफायर करीब 5% ऊपर है। टॉप लूजर्स कौन से हैं उन काउंटर्स की भी लिस्ट देख लेते हैं। ये काउंटर वो है जो आज की मार्केट में गिर रहे हैं, ज़्यादा गिर रहे हैं। जैकॉर्प लगातार गिरता ही जा रहा है, और एजीआई करीब 7.5%, यूनियन बैंक 6.25%, मोरपेन लैब और ऑर्किड फार्मा यहाँ पर करीब 5.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी कुछ खबरें हैं ग्लोबल फ्रंट पर, और सबसे बड़ी खबर तो यही चल रही है इस समय, जो कि चाइना से आ रही है, कि चीन में HMPV वायरस से अफरा तफरी मची हुई है, और इंडिया भी उसको लेकर थोड़ा अलर्ट मोड पर आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से बयान आए हैं उनके यही स्टेटमेंट है कि ये जो HMPV वायरस है इसकी वजह से जो सिम्टम है वो ये है कि जुकाम, खांसी, हल्का बहुत बुखार, जो कि इंडिया में जो नॉर्दर्न रीजन होता है ख़ास तौर से वहाँ पर तो रहता ही है, क्योंकि विंटर्स एक्सट्रीम रहती हैं। तो इस समय पर सर्दी में होने वाले जो फ्लू रहते हैं वो आम आदमी को परेशान करते ही हैं, और वो कर भी रहे हैं। अब वायरस से फ़िलहाल तो डरने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। बाकी उन्होंने ये भी कहा है कि अपने मास्क वास्क लगा कर रखें, और अपने जो हैंड वॉश है वो टाइमली करते रहें। अमित सर, कितना घबराने की ज़रूरत है? पहले जब कोविड आया था तो जब उस समय वायरस काफ़ी सालों बाद शायद लोगों ने सुना था कि अटैक कर रहा है ह्यूमन पर, तो इसलिए लोग ज़्यादा हाई अलर्ट पर थे। अब शायद उतने नहीं हैं, लेकिन हाँ, लोगों को ये तो पता है कि वायरस को लेकर, कोई भी नया वायरस को लेकर पैनिक में ज़रूर आना है। सर, कितना डरना चाहिए मार्केट को? विवेक, इसके बारे में मैंने जितना भी स्टडी किया है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हमें इस वायरस से जो है वो डरने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि ये कोविड के मुकाबले जो है ये काफ़ी माइल्ड वायरस है। और इसका कोई जो है वो ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, एक्सेप्ट जिन लोगों को कोई एग्जिस्टिंग अगर कंडीशंस हो ऑलरेडी, तो फिर जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, यानी कि बहुत रेयर केसेस में होएगा। आपको मालूम होगा कि जब कोविड आया था तो उसकी शुरू में जो फैटेलिटी थी वो ऑलमोस्ट अबाउट 2-2.5% के करीब थी। यहाँ पर जो है वो कोई फैटेलिटी बहुत ही कम है। तो मैं समझता हूँ कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। और देखिए, जो स्टॉक मार्केट है वो उसका प्राइम कंसर्न होता है इकोनॉमी। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई जो है ये वायरस इतना सीवियर है कि उसके वजह से कोई लॉकडाउन्स होंगे, या वो जो हमने जो 2020 में जो हमने होते हुए देखा उसमें से ऐसा कुछ भी जो है वो दोबारा से होएगा। तो मैं समझता हूँ इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें जागरूक रहने की जरूरत जरूर है, क्योंकि इस तरीके के वायरस आए हैं और आते रहेंगे। और मगर एटलीस्ट अभी तक जो भी मैं देख रहा हूँ और जो भी मैं सुन रहा हूँ, ये वायरस जो है कोविड के मुकाबले बहुत माइल्ड वायरस है, तो इसलिए इसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो कि हमने कोविड का देखा था। जो बाकी चिंताएं हैं इमर्जिंग मार्केट्स को लेके, इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके, वो बाकी चिंताएं जो हैं वो बिल्कुल वाजिब हैं। मगर यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जी। सर, लेकिन ऐसे में जनरली जो डायग्नोस्टिक शेयर होते हैं या इस तरह के शेयर होते हैं जो कि थर्मामीटर या निबलाइज़र टाइप की चीज़ें जो देते हैं, क्योंकि मैं इस वायरस के बारे में पढ़ रहा था कि इससे एक तो ब्रोंकाइटिस और दूसरा थोड़ा सा निमोनिया टाइप की सिचुएशंस भी एक्सट्रीम केसेस में आती हैं। तो ऐसे में ये डायग्नोस्टिक कंपनीज पर क्या करना चाहिए?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनको एक्चुअली कितना फायदा होगा और क्या ये वायरस उस स्टेज तक पहुंचेगा जहां पे कि वायरस के बहुत टेस्ट होने होंगे। मगर टिपिकली अगर आपके जो सिम्टम्स हैं वो एक कोल्ड और फ्लू वाले सिम्टम्स हैं, तो लोगों को अगर होएगा भी तो वो यहाँ पे कोई ऐसा बहुत ज्यादा आइसोलेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे टेस्ट इसलिए होते थे क्योंकि जैसे ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आता था तो आपको एकदम आइसोलेट करना पड़ता था, जिससे कि आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं उनको जो है वो वायरस अफेक्ट ना करे। यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि ये वो उस स्टेज तक ये वायरस पहुंचेगा। तो इसलिए जो है वो मैं यहाँ पे इस वायरस को लेके बहुत चिंतित नहीं हूँ, मगर मैं ये एक्सेप्ट करूंगा कि जितनी अभी डिटेल में हम लोगों को और इसके बारे में नॉलेज चाहिए या स्टडी चाहिए इसके बारे में 100% कॉन्फिडेंस के साथ कुछ कहने के लिए, उतनी मेरे पास अभी डिटेल या नॉलेज नहीं है। बट प्राइमा फेसी जो अभी तक की स्टडी है उसके हिसाब से मुझे कोई बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि डायग्नोस्टिक चेन्स को इसके वजह से कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो बट टू दी एक्सटेंट की जो है वो अगर डायग्नोस्टिक चेन्स, अगर आपको इन एनी केस अगर आप उनके ऊपर लॉन्ग टर्म बुलिश हैं और आपको उनकी प्राइसिंग जो है वो ठीक लग रही है, वहां पे आपको वैल्यू दिख रही है, तो मे बी आप उनको जो है खरीद सकते हैं। बट मैं एटलीस्ट इसके वजह से अभी डायग्नोस्टिक चेन्स को जो है वो एटलीस्ट एज ऑफ नाउ मैं नहीं खरीद रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आज वैसे डायग्नोस्टिक शेयर मैं देख रहा था, थायरोकेयर हो या डॉक्टर लाल पैथले, वो करीब 1% की तेजी है। यहाँ अभी माइल्डली सिम्टम दिख रहे हैं सर खरीदारी के। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, चीन ट्रेजरी बॉन्ड की जल्द जारी करने जा रहा है। फंड के जरिए 2025 में ग्रोथ जारी रखने का उनका अपना एक एस्टिमेट है। सर कैसे देख रहे हैं चाइना को? लगातार स्टिमुलस पे स्टिमुलस की बातें हो रही हैं, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले, जहां पर कि उनको लग रहा है, डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं टैरिफ लगेंगे, तो उससे पहले अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टिमुलेट करके रखें ताकि इम्पैक्ट इतना बड़ा ना हो। इसका कुछ इम्पैक्ट होगा कमोडिटीज़ पर? मुझे नहीं लगता विवेक की बहुत ज्यादा उसके वजह से फायदा होगा, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी रैली कमोडिटीज में देखी थी बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है बहुत सारी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज के बॉटम लगे थे, और वहां से फिर हमने एक अक्टूबर में एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी। मेरा ऐसा मानना है कि अब जो चाइना जो है जो स्टिमुलस मेजर्स दे रहा है वो रिएक्टिव स्टिमुलस मेजर्स हैं, प्रोएक्टिव स्टिमुलस मेजर्स नहीं हैं। यानी कि जो भी अब जो है उनको लगता है कि पुराने स्टिमुलस जो उन्होंने अनाउंस किए हुए, टू दी एक्सटेंट कि उनका फायदा नहीं हो रहा है इकोनॉमी को, तो वो सिर्फ वहां पर जो है उतने स्टिमुलस अनाउंस कर रहे हैं, जबकि जो अक्टूबर में उन्होंने किए थे वो अक्रॉस द बोर्ड बहुत बड़ा स्टिमुलाई का बहुत बड़ा बजूका था वो। तो इसलिए मुझे लगता है जो आइसोलेटेड जो मेजर्स आ रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि इकोनॉमी जो है और बहुत ज्यादा नहीं गिरावट आ जाए, मुझे नहीं लगता इसका बहुत बड़ा कहीं पे फायदा होगा। मगर हाँ, अगर ये वो मेजर्स अनाउंस नहीं करेंगे तो शायद जो पोटेंशियल डाउनसाइड है वो ज्यादा होगा। उस पोटेंशियल डाउनसाइड से बचने के लिए वो ये स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस कर रहे हैं। मगर इसका कोई बहुत बड़ा कमोडिटीज में बूम आ जाएगा या चाइनीज स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा बूम आ जाएगा या उनकी रियल एस्टेट में बूम आ जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है विवेक। बिल्कुल। चलिए, तो चाइना में बूम नहीं आना इंडिया के लिए तो अभी तक सो फार थोड़ा सा रिलेटिवली पॉजिटिव ही रहा है। एक बार देख लेते हैं एक और बड़ी खबर जो कि इंडियन आईटी कंपनी से जुड़ी हुई है। अमेरिका से H1B वीज़ा मिलने में करीब भारतीयों को 20% चांसेस रहे हैं अभी तक, और 20% भारतीयों को ये वीज़ा मिला है। अप्रैल से लेकर सितंबर तक का ये डेटा है, जिसमें कि अमेरिका ने करीब 1,30,000 वीज़ा H1B जारी किए, जिसमें कि इंडियंस को करीब 24,766 वीज़ा मिले। इसमें भी जो दो लीडिंग कंपनीज़ हैं उनके एम्प्लॉयज़ को सबसे ज़्यादा वीज़ा मिले, जिसमें कि इन्फोसिस, जिसके एम्प्लॉयज़ को करीब 8,140 H1B वीज़ा जारी हुए, और TCS के एम्प्लॉयज़ को करीब 5,274 वीज़ा जारी हुए। सर कैसे देखें इस खबर को? और इंडियन आईटी कंपनीज़ के चूँकि रिजल्ट्स भी हैं इस वीक से ही शुरू हो रहे हैं, TCS के रिजल्ट्स 9 तारीख से शुरू हो रहे हैं, क्या करना चाहिए? आई थिंक मुझे आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स इस पर अच्छे ही आने के लिए मुझे लग रहे हैं विवेक। मेरा ख्याल है कि
ये जो है जो रिजल्ट सीजन शुरू होएगा अब आईटी कंपनीज का, मुझे थोड़ा फेवरेबल लग रहा है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है उनसे, और इन लोअर एक्सपेक्टेशन से जो है वो बेहतर होने के चांसेस रिजल्ट्स के काफ़ी ज़्यादा हैं। और अक्टूबर टू दिसंबर जो है यूएस इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छा क्वार्टर गया है, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छा क्वार्टर गया है, और एआई, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, क्लाउड, डेटा सेंटर्स, बहुत सारी फील्ड्स में जो है काफ़ी मेजर जो है वो हमें दिख रहा है कि प्रोग्रेस हो रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज को कई अच्छे बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिले होंगे और आने वाले कुछ समय में मिलते रहेंगे, तो हम उनके ऊपर फेवरेबल हैं। मगर चूंकि जो स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी अपने 52 वीक लोज से काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि स्टॉक्स में कोई बहुत बड़ी तेजी आएगी। मगर हाँ, जो एग्जिस्टिंग लेवल्स हैं वो मार्केट उनको, जो उनके रिजल्ट्स हैं वो एग्जिस्टिंग लेवल्स को जस्टिफाई कर देगा, बल्कि हो सकता है कि थोड़ा सा आपको रिजल्ट्स के बाद पॉप भी देखने को मिले। सो आई एम पॉजिटिव ऑन आईटी कंपनीज। ठीक है। आज आईटीसी से आईटीसी होटल का डिमर्जर भी होता हुआ दिखाई दिया। करीब 5.4% वैल्यू डिमर्ज हुई है आईटीसी से। और अगर हम देखें तो 10 आईटीसी के शेयर धारकों को होटल का करीब 1 शेयर मिलेगा। और आईटीसी होटल की जो लिस्टिंग है वो एक्सपेक्टेड है कि 1 महीने में हो जाएगी और 150 से 175 रुपये के बीच में होगी। अमित सर, कैसे देखें आईटीसी में ये पहला बिजनेस डिमर्जर हुआ है। अगर हम पिछले 1-2 डिमर्जर इंडियन मार्केट में देखें जो बड़े हुए हैं, उसमें रिलायंस से रिलायंस जियो फाइनेंशियल का हुआ था, साथ ही पिरामल एंटरप्राइजेस से पिरामल फार्मा का हुआ था। ये डिमर्जर के बाद जो होल्डिंग कंपनी है आईटीसी, उसको किस तरह से देख रहे हैं, और आईटीसी होटल को किस तरह से देख रहे हैं कि जब ये लिस्ट होगा 150 से 175 की रेंज जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है? जी, विवेक, आई थिंक डी मर्जर जो है वो काफी हद तक अब चर्चा में रहा है आईटीसी का, और इसकी एंटिसिपेशन तो जो है वो बहुत महीनों से चल रही थी। और अब फाइनली जो है ये अब हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक जो है वो चीजें डिस्काउंटेड हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा जो है वो गेम चेंजर रहेगा आईटीसी के स्टॉक के लिए, क्योंकि आपको मालूम ही है कि डीमर्जर की कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो बहुत समय से चल रही हैं, और उसके एंटिसिपेशन में ही जो है हमने इनमें राइज देखा जो हमने देखा था। सो मैं आईटीसी में यहाँ से कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, मगर हाँ, आईटीसी होटल्स जो है तभी पूरी तमाम जो होटल इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आईटीसी होटल्स भी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म अभी फिलहाल नियर फ्यूचर में करेगा। और मैं समझता हूँ कि जिन टर्म्स पे ये हो रहा है, तकरीबन आईटीसी विल कंटिन्यू टू होल्ड ऑलमोस्ट 40% ऑफ आईटीसी होटल्स। आई थिंक ये बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि कंट्रोल जो है ओवरऑल फर्मली आईटीसी के कंट्रोल में रहेगा, होटल्स का मैनेजमेंट। और जो है वो जो शेयर होल्डर्स हैं आईटीसी के, उनको जिस रेशो में मिल रहा है, आई थिंक उनके लिए भी ठीक है, वहां भी ठीक है। प्लस आईटीसी जो है ऑलमोस्ट 10-15 हज़ार करोड़ की जो है वो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जो है वो उनके बैलेंस शीट में आ रही है। सो आई थिंक उनको नियर बाय जो भी उनको एक्सपेंशन करनी है आने वाले 6 महीने में, साल 1.5 साल में, उनको पूरा एक्सपेंशन का स्कोप रहेगा। सो आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छे टर्म्स पे जो है इन्होंने जो है ये पूरा डीमर्जर किया है, टू दी एक्सटेंट की जो है वो आई थिंक इट विल बी वैल्यू एक्रेटिव फॉर आईटीसी शेयर होल्डर्स। बट चूंकि ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारे एक्साइटमेंट और बहुत सारे डिस्कशंस, कॉन्वर्सेशंस हो चुके हैं, सो टिपिकली जो है ऐसे में जो है वो वैल्यू क्रिएशन पोटेंशियल इन द नियर टर्म जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। ओके। तो आईटीसी के बारे में, आईटीसी होटल के बारे में अभी सर ने बता दिया कि किस तरह से आपको ट्रीट करना है, खासतौर से आईटीसी को वहाँ पर लेकर सर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। दूसरी लेकिन बड़ी खबर है सर, स्टील सेक्टर के लिए पीएलआई 1.1 की घोषणा आज हो सकती है स्टील सेक्टर के लिए। ये स्टील मंत्रालय ने खुद बोला है। 2020 में भी स्टील को लेकर एक पीएलआई स्कीम लेकर सरकार आई थी, जिसमें कि पीएलआई के बारे में बता दें, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इस स्कीम का पूरा नाम होता है। उसमें जितना आप प्रोडक्शन करते हैं उस हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलता है सरकार की तरफ से। पिछली पीएलआई स्कीम में 18,300 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था और करीब 8,660 नई नौकरियां लोगों को मिली थी।
अब इसमें जो पूरा कॉर्पस रखा गया था वो 25 से 27 हज़ार करोड़ रुपए का रखा गया था। अब सर ये जो पीएलआई की स्कीम है, ये कितना बूस्ट दे पाएगी स्टील काउंटर्स को, क्योंकि ये एक रेंज में फंसे हुए हैं और नेगेटिव बायस के साथ ही काम कर रहे हैं। विवेक, मैं वैसे मेटल काउंटर्स पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, और उसकी वजह है एक तो चाइना चाइना से लगातार जो है वो धीरे धीरे करके खराब खबरें ही आ रही हैं, और कोई बहुत बड़ा बजूका जो है स्टिमुलस का आने नहीं वाला है, ऐसा मेरा मानना है। तो एक तो मेटल कंपनीज पे मैं इस वजह से ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। उसके अलावा जो है इंडियन मेटल कंपनीज ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू ग्लोबल मेटल कंपनीज। तो वहाँ पे एक डाइवर्जेंस ऑलरेडी आ चुका है बहुत बड़ा। तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ से जो है वो बहुत बड़ा एप्रिसिएशन स्टील कंपनीज में या मेटल कंपनीज में नहीं होने वाला है। पीएलआई का कितना बेनिफिट रहेगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो स्टील कंपनीज के लिए बेनिफिट है, क्योंकि कंपेयर टू देयर एग्जिस्टिंग स्केल ऑफ ऑपरेशंस, ये जो पीएलआई में जो उनको बेनिफिट मिल रहे हैं ये कितना बड़ा होगा। इट डजंट सीम कि कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है। देखिए, जो जो ईएमएस मैन्युफैक्चरर्स थे या बहुत सारे सीडीएमओ मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए पीएलआई कैन बी अ गेम चेंजर, बट आई जस्ट डोंट थिंक कि स्टील के लिए जो है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा पीएलआई। तो इसलिए मैं वहां पे बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, और गोइंग फॉरवर्ड मैं स्टील कंपनीज पे ऑप्टिमिस्टिक नहीं। जी सर, इसको इस तरह से भी लेना चाहिए क्या कि अगर ये पीएलआई आ रही है दैट मीन्स कि सरकार पर ये प्रेशर ईज हो जाएगा कि आपको जो सेफगार्ड ड्यूटी लगानी थी वो ना लगाएं, तो मार्केट इसलिए नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है कि इन पर जो सेफगार्ड ड्यूटी लगनी थी पीएलआई की, एक आपको दो मिठाई मिलनी है, एक एक छोटा पीस है एक बड़ा पीस है, बड़ा पीस की तरफ आप जा रहे थे लेकिन सरकार ने छोटा पीस दे दिया कि आप पीएलआई स्कीम ले लीजिए, आप अब सेफगार्ड ड्यूटी पर हमें मत फंसाइए। तो यही नेगेटिव भी बन सकता है इन कंपनियों के लिए। जी, आई थिंक ये बात जो है वो आपकी मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है विवेक, कि ये जो है वो दो अल्टरनेटिव में से जो है प्रॉब्ली गवर्नमेंट को ज़्यादा पैलेटेबल जो है वो पीएलआई लगा। मगर पीएलआई जो है वो इतनी बड़ी हमारी स्टील इंडस्ट्री है, मुझे नहीं लगता कि ये वहाँ पे कोई एक्चुअल बॉटम लाइंस पे कोई उतना बड़ा जो है उसका इम्पैक्ट होएगा। मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, और यह बात आप ठीक कह रहे हैं कि इसके आने के बाद जो स्टील इंडस्ट्री की बाकी जो डिमांड्स थी, वो जो है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर अब शायद ज़्यादा गवर्नमेंट फेवरेबली जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करेगी। सो आई आई डोंट थिंक दिस इज अ गेम चेंजर फॉर इंडियन स्टील। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट डेटा सर जो कल मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा वो है भारत के एडवांस जीडीपी ग्रोथ आंकड़े। अगर इसमें देखें तो ये अभी तक तो यही रहता है कि भारत में जो जीडीपी डेटा आता है वो जैसे दिसंबर क्वार्टर का हुआ तो फेबररी एंड में आएगा, और अगर Q2 का है तो वो 30 नवंबर के आसपास आएगा। लेकिन इस बार पूरे जो साल के जो Q4 के जीडीपी डेटा है और जो पूरे साल का FY25 का जो जीडीपी डेटा है उसका एडवांस एस्टीमेट आएगा, जो कि माना जा रहा है कि 6.3% की ग्रोथ रहने की उम्मीद है, जबकि आरबीआई एस्टीमेट कर रहा था कि 6.6% की जीडीपी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो ये माना जाए अमित सर की फरवरी में रेट कट भी आ सकता है। अगर इस तरह का जीडीपी एस्टीमेट आता है, सरकार पर प्रेशर होगा, आरबीआई गवर्नर पर प्रेशर होगा कि आप रेट कट करें क्योंकि जीडीपी ग्रोथ आपके एस्टीमेट्स पर नहीं आ रही है। और कैसे देख रहे हैं सर कैपिटल गुड्स कंपनीज को, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ पटरी पर चलती है, प्राइवेट कैपेक्स आता है, उस हिसाब से कैपिटल गुड्स कंपनियां चलती हैं। इनमें हमने देखा कि लास्ट वीक थोड़ा सा सेल ऑफ भी देखने के लिए मिला था काउंटर्स लाइक सीमेंस एलएनटी टाइप के। जी, पहली बात तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विवेक, कि फरवरी में फर्स्ट रेट कट आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। मगर ये हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम जीडीपी। इसमें जो है वो डॉलर इंडेक्स का रोल रहेगा, हमारे आईएनआर के ऊपर कितना प्रेशर होता है, हमारे एफपीआईज का जो है वो कितनी जो है वो बाइंग या सेलिंग रहती है नेट में आने वाले कुछ दिनों में और हफ्तों में, इसका भी रोल रहेगा। यूएस की बॉन्ड यील्ड्स का रोल रहेगा, यूएस इकोनॉमिक डेटा का भी रोल रहेगा, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स इंडियन इकोनॉमिक डेटा।
तो जीडीपी जो फिगर्स आएंगे उसका इम्पैक्ट जरूर होगा आरबीआई की थिंकिंग पे, आरबीआई की फ्यूचर पॉलिसी पे। मगर वो फेब्रवरी में वेदर इट विल रिजल्ट इनटू अ रेट कट और नॉट विल डिपेंड ऑन लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। तो इसलिए जो है वो हमें अभी जो है हम उसको 100% लीनियरली कोरिलेट नहीं कर पाएंगे इस जीडीपी डेटा से। मगर हाँ, ये जीडीपी डेटा अगर वीक आता है तो डेफिनेटली जो है इसका एक आरबीआई को थोड़ा सा जो है ये ऑन दी ईजिंग साइड थोड़ा सा इनकरेज करेगा जाने के लिए, और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर होगा। मगर रेट कट होएगा या नहीं, इसके लिए हमें अभी देखना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर सेकंड, आई थिंक जो कैपिटल गुड्स है, मैं वहां पे अभी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ विवेक, क्योंकि देखिए अभी हमने पिछले 2-3 सालों में हमने बहुत अच्छा जो है कैपेक्स हमने देखा, गवर्नमेंट का भी, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स भी। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट का कैपेक्स तो अभी जारी रहेगा, मगर प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स जो है वो अभी थोड़ा सा मुझे जो है वो फेड होता नजर आ रहा है, बिकॉज जो एंड कंज्यूमर डिमांड है वो अभी जो है अभी भी रोबस्ट नहीं है, वहां पे विजिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग अगर जो है वो माइल्ड होती है या एक्सपेक्टेशन से कम रहती है, तो कैपिटल गुड्स सेक्टर जो है वो इवेंचुअली जो है इट हैज टू मूव इन लाइन विद द जीडीपी, इट हैज टू मूव इन लाइन विद द कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो मैं वहां पे लेके अभी मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। और वहां पे वैल्यूएशंस भी बहुत ज्यादा रिच है, बिकॉज उन कंपनीज ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा किया है। तो उन कंसर्न्स के वजह से मैं कैपिटल गुड्स में नहीं हूँ। मैं अभी आरबीआई की जो है मैं रेट कट पे बहुत ज्यादा बेट नहीं करूंगा टिल वी गेट क्लोजर टू द डेटा। मगर हाँ, ये वाला जीडीपी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और हमें इसको बहुत ज्यादा कीनली और बहुत ज्यादा माइन्यूटली हमें इसको वॉच करना पड़ेगा। और शायद हो सकता है कि अगर ये डेटा ज्यादा सॉफ्ट हो तो थोड़ी सी एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आरबीआई ईदर थ्रू अ रेट कट और थ्रू दी अदर मेजर्स आरबीआई जो है वो थोड़ा ईजिंग पे जो है अपना फोकस और बढ़ा सकता है। बिल्कुल, तो आरबीआई की तरफ से रेट कट आने की उम्मीद है फरवरी में, और ये मार्केट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि इंडिया भी रेट कट साइकिल की तरफ बढ़े। लेकिन इस रीज़न के साथ बढ़ना कि आपकी जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है, ये थोड़ा सा मार्केट को उतना पसंद नहीं आएगा। मार्केट को पसंद आता कि अगर इन्फ्लेशन कम हो जाता तो ये थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव होता। लेकिन आगे बढ़ते हैं। एक डेटा जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया आज, वो है बैंकिंग सेक्टर का डेटा। हालांकि मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के डेटा पढ़ देता हूं सर। लोन एडवांस ग्रोथ तो 22% बढ़ी, कंज्यूमर डिपॉजिट ग्रोथ 29%, कासा भी बढ़ा है इस बैंक का। एचडीएफसी बैंक के भी डेटा में कुछ इस तरह का ही इम्पैक्ट देखने के लिए मिला कि जो उम्मीद थी वो थी कि अच्छा ठीक ठाक एडवांस ग्रोथ रहेगी करीब 5% की, लेकिन उनकी एडवांस ग्रोथ 3% रही, जिसके बाद लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ 16% के आसपास की रही है। लेकिन एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा सा आज बैंक निफ्टी को प्रेशराइज किया है सर ऊपरी स्तरों से। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे बैंक्स पर आपकी राय और एचडीएफसी पर आपकी राय? अ, देखिए विवेक, ओवरऑल जो है बैंकिंग सेक्टर में आई थिंक जो क्रेडिट ग्रोथ है ऑन एन ओवरऑल मैक्रो बेसिस, मुझे लगता है आने वाले टाइम में क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी सॉफ्ट रहेगी। और मुझे लगता है कि इकोनॉमी की जो एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है और जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं उसको देखते हुए जो है कॉरपोरेट्स जो है बोरोइंग के ऊपर उतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहेंगे जितने वो आज से 1 या 1.5 साल पहले तक थे। तो वो नंबर्स धीरे धीरे जो है वो धीरे आएंगे, और अभी जो है वो बेस इफेक्ट भी उनको तंग करेगा आने वाले कुछ महीनों के लिए, क्योंकि टिल मई एंड जून ऑफ 2024 हमारी क्रेडिट ग्रोथ जो है वो बहुत रोबस्ट थी, और फिर उसके बाद वो कम हुई है। तो बेस इफेक्ट की वजह से भी नंबर्स जो है वो उतने अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम एनपीए साइकिल भी जो है बहुत जल्दी जो है वो एक फ्रेश एनपीए साइकिल शुरू होने वाली है, जो कि शुरू होएगी एसएमईज और पर्सनल लोन्स में ज्यादा होएगी और लार्ज साइज कॉर्पोरेट्स में कम होएगी। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि हमें थोड़ा कॉशियस रहना होगा। मगर फिर भी जो है बैंकिंग सेक्टर में अभी भी बहुत वैल्यू है, जो उनकी जो वैल्यूएशंस हैं, जो मेट्रिक्स हैं, वो बहुत रीजनेबल है। तो एक नैरो विंडो है हमारे पास जहां पे कि बैंकिंग अच्छा कर सकता है। बट बहुत ज्यादा हम लोग बुलिश नहीं होएंगे, मगर हाँ माइल्डली हम लोग बुलिश हैं
और एक नैरो विंडो है जहां पे आई थिंक 4 5 6% का जो है वो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है। तो हम वहां पे उतनी ही अभी फिलहाल जो है अपना आउटलुक लेके चल रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और इनफैक्ट ये हमारे, मैं कैविएट भी देना चाहूंगा कि हमारे पीएमएस में, हमारे पोर्टफोलियो में भी है ये। और मुझे लगता है कि बैंक ओवरऑल अच्छा कर रहा है और ओवरऑल नंबर्स जो हैं वो अच्छे आ रहे हैं। एंड एज अ वैल्यू बाय अगर हम इसकी वैल्यूएशंस वगैरह भी देखेंगे तो काफी रीजनेबल है। सो आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। और इवन एचडीएफसी बैंक भी मुझे लगता है कि बहुत लंबे टाइम अंडरपरफॉर्म करने के बाद फाइनली जो है थिंग्स विल गेट बैक ऑन ट्रैक फॉर एचडीएफसी बैंक एज अ स्टॉक। एज अ कंपनी आई थिंक ठीक कर ही रहे हैं। तो मैं भले ही आज वो प्रेशर डाल रहे हैं, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि आने वाले 1 महीने में मैं एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी बैंक दोनों को ही लेके मैं ऑप्टिमिस्टिक। बिल्कुल। तो सर तो बैंकिंग सेक्टर को लेकर पॉजिटिव हैं, भले ही वो एचडीएफसी बैंक हो या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, मतलब एटलीस्ट इन दो बैंकों के लिए सर पॉजिटिव हैं। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिविटी में और क्या संभावनाएं हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च जुड़ चुके हैं, अंशुल जी। अंशुल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। नमस्कार अमित जी। अंशुल जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन मैं अमित सर से एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास लौटता हूं सर। अमित सर, अगर एक और खबर देखें तो ये है रेलवे कंपनियों से जुड़ी हुई, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि भारतीय मेट्रो रेल नेटवर्क को दुनिया में दूसरे स्थान पर लाने की वो कोशिश करेंगे। भारत का भी तीसरे नंबर का स्थान है दुनिया में मेट्रो नेटवर्क को लेकर। और अगर हम देखें तो दिल्ली में रविवार को करीब 12,200 करोड़ रुपए की योजनाओं पर भी शुरू किया गया मेट्रो रेल से जुड़ी हुई। सर, कैसे देख रहे हैं रेलवे प्लस मेट्रो रेल से जुड़ी कंपनियां लाइक BEML, IRFC, LNT, एफकॉन इंजीनियरिंग, जो इस तरह से जुड़ी हुई हैं, जो मेट्रो के काम करती है, और जो बाकी रेलवे कंपनीज हैं, उनको कैसे देख रहे हैं? विवेक, मैं उनको लेके अभी थोड़ा फेवरेबल हमारा आउटलुक है, क्योंकि देखिए वहां पर जो है पिछले साल अराउंड समर टाइम में बहुत ज्यादा उनकी हाई वैल्यूएशंस आ गए थे, तो हमने उनको बिल्कुल भी अपने पोर्टफोलियो में हमने शामिल नहीं किया था। मगर पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स में जो है वो प्राइस डैमेज हुआ है और जो वैल्यूएशंस हैं वो रीजनेबल हो गई हैं। और ये बात बिल्कुल मानने वाली है कि अभी भी इंडियन रेलवेज में और इंडियन मेट्रो नेटवर्क में बहुत एक्शन होना है। और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 3 4 साल जो है बहुत वहां पे एक्शन है। और जो गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल जो कैपेक्स के प्लान्स हैं, मुझे लगता है कि रोड्स पे अब थोड़ा सा कम तवज्जो रहेगा और रेलवेज और मेट्रो पे और बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे एक्शन अभी बहुत होना है, बिजनेस बहुत आना है, वैल्यूएशंस रीजनेबल है। तो मुझे लगता है कि हमें जो है वहाँ पे हमारा फेवरेबल आउटलुक अभी रहेगा। और मुझे लगता है कि निवेशकों को जहां जहां पे उनको लग रहा है कि दिख रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल हैं, तो वहां पे मुझे लगता है कि उनको लिया जा सकता है। बिल्कुल। अमित सर, चलने से पहले बस यही पूछूंगा कि आपके फेवरेट सेक्टर अभी कौन से चल रहे हैं? कोई बदलाव किया है इन नतीजों को लेकर, कि आपको लग रहा है कि इस साइड पर मैं नतीजों को लेकर पॉजिटिव रहूंगा, तो इस सेक्टर पर थोड़ा सा वेटेज आपने बढ़ाया हो तो? विवेक, हम काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेके चल रहे हैं। उसमें ऑफ कोर्स हमने डिफेंसिव जो सेक्टर्स हैं हमने उनको जो है बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिया है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग आईटी, एफएमसीजी और फार्मा में अभी जो है हम काफी लो वेटेज है हमारी। बाकी तमाम सेक्टर्स पे जो है हमारी काफी अच्छी जो है वेटेज है। और हम अभी भी जो है वो समझते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो अच्छा करेंगी। और मुझे लगता है कि एरोनॉटिक्स, डिफेंस, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां अच्छा करेंगी। मैं अभी जो है रियल एस्टेट पे हम लोग थोड़े से जो है उतने बुलिश नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि वहां पे अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं सैचुरेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बैंकिंग पे जो है हम लोग बुलिश हैं। सो हमारे जो पोर्टफोलियो का जो एवरेज जो पी रेशियो है वो तकरीबन 16 के करीब है, जबकि मार्केट का पी रेशियो फॉरवर्ड अर्निंग्स पे तकरीबन 20 21 है निफ्टी का।
और हमारा जो रियलाइज्ड अर्निंग्स है वहां पे पी रेशियो 16 है। सो हम लोगों ने जो है लो वैल्यूएशन को देखते हुए उन सेक्टर्स पे जो है हमारी ज्यादा हमारी एलोकेशन है जहाँ पे कि वैल्यूएशंस रीजनेबल है, नियर टर्म जो है हमें अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी दिख रही है। बट ओवरऑल एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसमें ज्यादातर सेक्टर्स जो है प्रेजेंट हैं, बट ऑफ कोर्स विद अ स्पेशल emphasis on PSUs, OMCs, रेलवेज, एरोनॉटिक्स। तो ये हमारा जो है वो ज्यादा फेवरेबल आउटलुक है इन सेक्टर्स के प्रति। तो अमित सर ने बता दिया है कि कौन से पर्टिकुलर सेक्टर हैं जहां पर कि बाय या सेल करके चलना है हमें, और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनसे कि आपको दूर भी रहना है। अमित सर, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।